दोस्तों, क्या आप भी मानते हो कि अगर आप इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर किसी और के जैसे एक बहुत ही बड़े कंपनी के सीईओ होते या फिर ओनर होते तो तभी जाके आप अमीर बन सकते। हालांकि ये बहुत ही जाना माना तरीका है, लेकिन सवाल यही पर आता है कि क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा है कि किसी बड़े कंपनी के सीईओ हो जाओ और फिर अपने आप ही अमीर बन जाओगे? तो यहाँ पर ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि अमीर बनने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है हमारे पैसों को लेकर सोच, या फिर हमारा बिहेवियर पैसों को लेकर कैसी होती है उसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और आज की वीडियो में हम इसी बुक से जानेंगे ऐसे कई सारे पॉइंट्स को, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जिनकी सोच की वजह से ही वो या तो बहुत ज्यादा अमीर हो पाए हैं या फिर पूरी तरह से बर्बाद भी हो गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रोनाल्ड रीड के बारे में, जिसे अगर आप विकिपीडिया में सर्च करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। रोनाल्ड जेम्स रीड was an American philanthropist, investor, janitor and gas station attendant। अब अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हो, जेनिटर एंड गैस स्टेशन अटेंडेंट, तो ये सवाल जरूर आएगा कि एक जेनिटर यानी एक सफाई कर्मी किस तरह से एक मिलीनियर बन सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि रोनाल्ड रीड एक पूरी तरह से मिलियनेयर है। अपनी मौत से पहले उसने इतना सारा पैसा बनाया था कि उसने अपने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी में भी उस पैसे को डोनेट किया। साथ ही साथ अपने फैमिली के लिए भी उसमें से कुछ पैसे रखे थे। अब हो सकता है कि इसको देखकर आप भी सोचो कि शायद उसको एक बहुत बड़ी लॉटरी मिली होगी जिस वजह से वो पूरे $8 मिलियन का मालिक बन गया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको विरासत में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो जैसे भी करके अपनी सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा हर महीने अलग करके रखता ताकि उसको वो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके। अब ब्लू चिप स्टॉक्स बेसिकली बड़े कंपनी के शेयर्स को कहा जाता है, जैसे कि इंडिया में टीसीएस, इन्फोसिस जैसे और भी बहुत बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स मौजूद है। इन सभी को ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है क्योंकि उनमें रिस्क उतना ज्यादा नहीं होता और रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। उसी तरह से अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स मौजूद है, जैसे कि एप्पल, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स, उन सभी को भी इस कैटेगरी में रखा जाता है। और रोनाल्ड रीड ये काफी अच्छी तरीके से जानता था कि अगर किसी स्टॉक्स पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो उसने 10 साल से भी ज्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट किया और उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स उसको मिले। बाद में जाकर उसने जो भी इन्वेस्ट किया वो पूरे कंपाउंड होके $8 मिलियन से भी ज्यादा बन गया। तो इसी तरीके से रोनाल्ड रीड भी एक कंप्लीट मिलियनेयर बन चुका था, सिर्फ और सिर्फ अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की मदद से। उसी जगह पर एक रिपोर्ट की माने तो पूरे अमेरिका में 2014 को 28 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और उन्हीं में से 4000 से भी कम ऐसे लोग थे जिनकी टोटल नेटवर्थ $8 मिलियन से भी ज्यादा थी, और उन्हीं में रोनाल्ड रीड का नाम भी आता है। तो यहाँ पर रोनाल्ड रीड ने अपने समझदारी की वजह से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो जनरली बहुत पढ़े लिखे लोग भी हासिल नहीं कर पाते। जैसे कि एक और पर्सन का नाम भी यहाँ पर आता है जिसकी मौत रोनाल्ड रीड की मौत से कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी। उसका नाम था रिचर्ड फुस्कॉन, लेकिन वो रोनाल्ड रीड की तरह कोई छोटा मोटा काम नहीं करता था। वो हार्वर्ड से MBA ग्रेजुएट था और मैरी लिंच जो एक फाइनेंशियल कंपनी है उसमें एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था, और उसी कंपनी के उसके पहले वाले सीईओ रिचर्ड फुस्कॉन की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। इसके अलावा उसको क्रेन्स बिजनेस मैगजीन में 40 सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में भी शामिल किया गया। तो एक तरह से कहा जाए रोनाल्ड रीड के पास जो कुछ भी नहीं था वो सभी कुछ फुस्कॉन के पास यहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा मिड 2000 में फुस्कॉन ने एक बहुत ही आलीशान घर खरीदा जिसमें 11 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैरेजेस थे, और जिसको मेंटेन करने के लिए ही उसको $90,000 से भी ज्यादा के पेमेंट करने पड़ते थे। और इन सभी को करने के लिए उसने बहुत सारा पैसा उधार पे ले लिया। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब 2008 की मंदी आई तो उसमें पूरी तरह से वो डूब गया क्योंकि उसके सर पे बहुत बड़ा कर्जा था। इस वजह से वो सभी कुछ नहीं चुका पाया। तो एक एक करके उसने जो कुछ भी खरीदा वो सब कुछ यहाँ पर नीलाम हो गया।
और 2014 आते आते उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचा। तो रोनाल्ड रीड की जब मौत हुई उससे कुछ महीने पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी और वो इस वजह से ही न्यूज में था क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, जबकि रोनाल्ड रीड उतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास इतनी बड़ी जॉब नहीं थी, फिर भी उसके पास इतने सारे पैसे थे जिसको वो दान में भी देकर गया। तो ऑथर मॉर्गन हसल यहाँ पर कहते हैं कि फाइनेंस का फील्ड ही एक ऐसा है जहाँ पर कम पढ़ा लिखा आदमी भी दूसरे पढ़े लिखे आदमी को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये एक तरह का सॉफ्ट स्किल है जिसको कोई भी अच्छे से सीख सकता है और इसको अप्लाई कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पर मेडिकल की फील्ड की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस फील्ड में पॉसिबल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक से कुछ लेसन्स को जानेंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैसों को मैनेज करने के लिए। तो लेट्स बिगिन। तो पॉइंट नंबर 1, नो वन्स क्रेजी। तो ऑथर इस पॉइंट में बताते हैं कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के अलग अलग थॉट्स होते हैं, सभी के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं पैसों के मामले में। अगर आप किसी को देखते हो कि वो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है बिना किसी कारण से, तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो यहाँ पर क्रेजी नहीं है, बल्कि उसका अपना अलग नजरिया है, उसका अलग एक्सपीरियंस है जिसको वो पहले भी फेस कर चुका है या फिर उसको रियलाइज कर चुका है। और ऑथर इस पॉइंट में यही कहते हैं कि किसी को देखकर ये जजमेंट करना ठीक नहीं है कि वो किस तरह के यहाँ पर डिसीजन ले रहा है पैसों के मामले में। जैसे कि अगर कोई इंसान है जो एक किसान के घर में पैदा हुआ है और यहाँ पर पला बड़ा है, तो उसकी सोच और रिस्क लेने की कैपेसिटी उस इंसान से पूरी तरह से अलग होगी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ है। और इसी जगह पर यह भी देखा गया है जो लोअर इनकम वाले फैमिलीज होते हैं वो कभी कभार लॉटरी के टिकट्स पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जो अमीर लोग होते हैं शायद उन्होंने बहुत सारा पैसा लॉटरी में जीता है, जिस वजह से वो आज के टाइम में इतने अमीर बन चुके हैं। तो वो भी अपनी किस्मत को यहाँ पर आजमाते हैं लॉटरी के टिकट्स में पैसे खर्च करके। लेकिन यहाँ पर भी ऑथर कहते हैं कि ये भी उनकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो ऑथर यहाँ पर सिंपली यही कहते हैं कि किसी को देखते हुए फाइनेंशियल डिसीजन लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। अब है पॉइंट नंबर 2, नेवर इनफ। दोस्तों इमेजिन करो कि आप किसी पार्टी में गए हो और आप खाने के टेबल के सामने खड़े हो और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे अलग अलग तरह के खाने के आइटम्स मौजूद है और आप यहाँ पर से जितने चाहो उतने खा सकते। अब यहाँ पर ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ पर बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या हो अगर उनके शरीर में ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है कि उनका पेट यहाँ पर भर चुका है और अभी उनको खाना रोक देना चाहिए, तो क्या होगा? तो बेसिकली यही होगा कि ज्यादा खाने की वजह से वो उनका पेट खराब हो सकता है या फिर वो यहाँ पर वॉमिटिंग कर सकते हैं। तो ऑथर भी यहाँ पर बताते हैं कि पैसों के मामले में भी ज्यादातर हम सभी के पास यही होता है कि हम सब यहाँ पर कहाँ पर जाकर रुकना है वो डिसाइड नहीं कर पाते, जिस वजह से यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की चाह में जो कुछ भी हाथ में लगा है वो भी यहाँ पर गवा देते हैं। इसके साथ ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि ज्यादा पैसों के पीछे भागना एक तरह के बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आपको डाल सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर और ज्यादा प्रेस्टीज के पीछे भागने से आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो भी आपको बहुत ही कम लगेगा या फिर उस अचीवमेंट को भी आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके अंदर में किसी भी तरह के सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी और इसके साथ आप और ज्यादा एंजाइटी में चले जाओगे और भी ज्यादा यहाँ पर अचीव करने की कोशिश करते रहोगे, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे कई सारे रिस्की डिसीजंस भी लेने लगो। इस वजह से ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल स्किल में एक सबसे हार्ड पॉइंट ये होता है कि आप अपने गोल पोस्ट को एक जगह पर रखो। अगर आप कोई भी चीज अचीव करने के बाद उस गोल को और भी ज्यादा इंक्रीज करते रहते हो तो जो कुछ भी आपके पास है वो भी चला जाएगा। इस वजह से यहाँ पर गोल पोस्ट को एक जगह पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
इसके अलावा ऑथर ये भी कहते हैं कि दूसरों के साथ कंपेयरिंग करना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे या फिर किसी भी इंसान से कंपेयर करना अपने वेल्थ की यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको दे सकता है। आपको ऐसा हर बार लगेगा कि उसके पास बहुत ज्यादा है, आपके पास यहाँ पर कम है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग भी आपसे कंपेयर कर रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा है और उनके पास यहाँ पर कम है। तो कंपेयरिंग का खेल यहाँ पर कभी भी खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप एनफ कहते हो तो इससे आप अपने सभी तरह के वेल्थ को यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स हमने जाने द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से, जिनको लिखा है मॉर्गन हसल ने। तो अभी तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने ओपिनियन कमेंट पे डाल सकते हो। इसके साथ साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।